Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. So welcome back once again to my channel. आप लोगों को भी और मेरे को भी, क्योंकि मुझे एक लंबा वक्त हो गया है चैनल पर कुछ भी अपडेट किए बगैर। आई थिंक 7 और 8 डेज़ हो गए हैं, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली सॉरी। बट एक्चुअली अभी मेरी कॉलेज में थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्क आ गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वर्क आ गया है। एक रिसर्च पर मुझे काम करना है, एक प्री प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो उसी की रिसर्च में मेरा ऑल टाइम जा रहा है अभी। तो दैट्स वाई मैं अभी किसी भी चैनल पर कुछ भी अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। और जो मेंबरशिप के लिए भी अपडेट कर रही हूँ वो भी मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे, सिर्फ उसे मैं प्राइवेट से पब्लिक कर रही हूँ। तो दैट्स वाई ये मत सोचिएगा कि मैं मेंबरशिप के लिए अपलोड कर रही हूँ, यहाँ नहीं करी, नहीं। मैं अभी सच में लिटरली बहुत बिजी थी अभी पिछले पूरे 1 हफ्ते में, एंड आगे आने वाले 2 दिन भी थोड़े से बिजी रहेंगे, लेकिन उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। एंड उसके बाद मैं फ्रॉस्ट एंड फ्लेक्स सबसे पहले अपडेट करूँगी, एंड उसके बाद मैं वर्जिन सिम्फनी को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मुझे लगता है इसको भी थोड़ा स्पीड अप देना चाहिए। तो आई होप आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। खैर वो तो आप रखते ही हैं, लेकिन शायद मैं ही बहुत ज़्यादा लिटरली आई फील सो एम्बेरस्ड। बट मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ। अभी स्टडी सच में लिटरली मेरे बहुत पीक पर है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, एंड जो मैं अभी कर भी रही हूँ। करंट लाइफ कम्प्लीटली पैक्ड है इस टाइम पर, एंड स्टडीज़ मस्ट। तो सो बस अभी कुछ कर नहीं सकते हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी हेयर आई एम विद अ न्यू चैप्टर। चलिए तो न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आई हैव समथिंग टू से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा। एक्चुअली मैंने आपसे कहा ना, अभी मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, एंड इट्स माय प्री रिसर्च प्रोजेक्ट। एंड उसी की रिसर्च के लिए मैं कुछ सर्वे कलेक्ट कर रही हूँ। एंड सर्वे के लिए पीपल्स की ओपिनियन चाहिए होती है, उनके सजेशंस चाहिए होते हैं, एज़ यू नो। तो वैसे ही मुझे भी अपने प्रोजेक्ट के लिए थोड़े से ओपिनियंस चाहिए, एंड थोड़े से कुछ ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स से थोड़े से सजेशंस एंड ओपिनियंस लूँ। तो एक लिंक है जिसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ टैग कर दूँगी, एंड कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूँगी। प्लीज़ उस लिंक पर विजिट कीजिएगा, एंड कुछ छोटे से सवाल होंगे, सिर्फ उनको आपको आंसर करना है। वो एक गूगल सर्वे फॉर्म है, एंड प्लीज़ मेरे उस रिसर्च में मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा। इट्स कम्प्लीटली फ्री, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, इट्स जस्ट माई स्टडी प्रोजेक्ट। तो बस आप लोग मेरी इतनी सी अगर हेल्प कर पाएँ तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। सो जैसे ही आज का ये चैप्टर ख़त्म हो जाए एंड आप इस वीडियो को फिनिश कर लें, तो प्लीज़ उस लिंक पर जाकर एक बार विज़िट कीजिएगा। एक गूगल सर्वे फॉर्म आपके पास खुल कर आएगा, उस सर्वे फॉर्म को पढ़िएगा, कुछ क्वेश्चंस के सिर्फ सिंपल आंसर कीजिएगा। इट्स जस्ट इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। आप लोगों को सिर्फ येस एंड नो में टिक करना होगा। देन आखिरी में सभी सवालों के जवाब देने के बाद आपको सिर्फ सबमिट बटन पर क्लिक करना है, एंड दैट्स ऑल, यही। एंड इस सब चीज़ों में मुश्किल से ही 5 मिनट का समय लगेगा, तो प्लीज़ मेरे लिए 5 मिनट निकालिएगा, एंड उस फॉर्म को प्लीज़ हो सके तो फिल कर दीजिएगा। दैट्स ऑल आई वांट टू आस्क फॉर यू। तो प्लीज़ फैमिली हेल्प कीजिएगा, दैट्स ऑल। चलिए तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैंने रिक्वेस्ट भी कर ली, सॉरी भी बोल दिया, एंड आपका वेलकम भी कर लिया। तो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। वरना मुझे फिर से कमेंट आएगा कि मैं सिर्फ ज्ञान देती हूँ। चलिए तो ज्ञान की बातें नहीं करते हैं, काम की बातें करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर ईबो के सामने विजान की सारी सच्चाई आ गई थी, एंड उस सच्चाई ने ईबो पर क्या असर किया था, उसका नतीजा ये हुआ था कि जब मीटिंग ख़त्म हुई थी तो एक ही झटके में विजान ने जैसे अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया था, या ये कहा जाए ईबो से वहाँ से बस इसे खींच कर ले गया था कि विजान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एंड जब वो संभला तो वो एक अलग ही प्लेस पर था, एंड उसके सामने द फीरियस लान वांग ईबो खड़ा हुआ था, अपनी उन एक ब्लू और एक रेड आइज़ के साथ। ईबो की आंखों को देखकर एक पल के लिए अगर कोई और शख्स उसे देखता तो वो डेफिनेटली डर जाता, एंड उसका चेहरा, उसका ऑरा भी कुछ ऐसा ही था जो डर पैदा करने के लिए था। पर विजान वो ईबो से डरने वालों में से नहीं था, बल्कि उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ गया था। वो भी उतनी ही फीरियस गेज के साथ ईबो की तरफ देख रहा था। दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे की आंखों में दिखते हैं सिर्फ, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि अगले ही सेकंड विजान ने ईबो की चेस्ट पर हाथ रखा है, लिटरली उसे पुश करते हुए कहा, व्हाट द हेल। वही दूसरी तरफ ईबो ने भी विजान की आंखों में देखते हुए कहा, यस एग्जैक्टली दैट व्हाट आई आस्क विद यू, एग्जैक्टली व्हाट द हेल इज दिस, हाँ व्हाट द हेल इज दिस। ये कहते हुए उसने एक जोरदार पंच किया, एंड वो पंच सच में विजान के कान से होता हुआ उस दीवार पर जाकर लगा था। इतनी जोर से लगा था कि दीवार के अंदर डेफिनेटली वहाँ पर काफ़ी सारे क्रैक्स आ गए थे। ईबो की पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वो एक फीरियस अल्फा है, एंड ऊपर से उसके अंदर लान फैमिली के वो मैजिकल पावर्स भी हैं। वो बात अलग है कि ईबो कभी भी अपने उस पावर्स का, अपने ऑरा का, या अपनी
मैजिकल सोल का इस्तेमाल नहीं करता। वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन रहता है एंड लिटरली वो अपने मैजिक को टच भी नहीं करता। पर जब बात हद से ऊपर बढ़ जाती है, जब ईबो का गुस्सा सच में आसमान छू जाता है, तो उसे खुद भी नहीं पता चलता कि कब उसकी बॉडी से वो पावर बस फ्लो होना शुरू कर देती है। एंड एग्जैक्टली इस टाइम पर यही हो रहा था। वो विजान को देखकर जैसे अपना कंट्रोल कंप्लीटली लूज कर चुका था एंड उसी का नतीजा था कि इस टाइम पर वो बिल्कुल बेकाबू हो गया था एंड वो पंच इतनी जोर से दीवार में लगा था एंड वही दूसरी तरफ विजान की भी आंखें जैसे पल के लिए बस बंद हो गई एंड वो एकदम से जैसे शिवर कर गया क्योंकि फोर्स इतनी ज़्यादा तेज था। एंड अगले ही सेकंड विजान सिर्फ अपनी आंखों को खुला एंड देन उसने सिर्फ अपने साइड में देखा जहाँ पर ईबो का वही पंच अभी भी धंसा हुआ था एंड जहाँ से जैसे हल्के से धूल मिट्टी के वो सरकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ विजान जैसे बस चौंक कर ईबो की तरफ देखा एंड ईबो विजान की आंखें देखकर ही कोई भी कह सकता था कि उसे शॉक लगा है। ईबो का ये जो फीरियस एक्शन था ये डेफिनेटली विजान को भी शॉक कर गया क्योंकि आज से पहले उसने ईबो को इस तरीके से नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने जैसे अपने आप को विजान की तरफ लीन करते हुए कहा, बहुत मज़ा आ रहा था ना तुम्हें? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा था ना? हाँ, यही कहूँ, बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें मुझे इस तरीके से पागल बनाकर? हाँ, कैसा लग रहा था बताओ? कैसा लग रहा था मेरे साथ इस तरीके से खेलना? हाँ बताओ ना, अच्छा लग रहा था? हाँ, बहुत अच्छा कि मैं इस तरीके से बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा था, तुमसे सवाल पूछ रहा था। सच में पागलों की तरह बिहेव कर रहा था ना मैं? अच्छा लग रहा था ना तुम्हें? हाँ, अच्छा लग रहा था ना तुम्हें मेरे इस तरीके से मजाक बनाना? ये कहते हुए ये बच्चे बस विजान की तरफ देख लगा एंड विजान को समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली ये इंसान बात क्या कर रहा है। ये कहा जाए आज तक विजान को समझ ही नहीं आता कि ये इंसान बात क्या करता है क्योंकि कभी भी कुछ भी बात करना शुरू कर देता है एंड कभी भी वो बस सामने आ जाता है। एंड आज भी वैसे बस यही हो रहा था एंड विजान जैसे बस ईबो की तरफ देखने लगा। उसने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ईबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ दिमाग, एग्जैक्टली ये मैं भी पूछना चाहता हूँ कि मेरा दिमाग ठीक तो है ना? हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम्हें मैं यहाँ लेकर आया, मेरा दिमाग ठीक तो है ना? पर नहीं डूड, मेरा दिमाग यही तो ठीक नहीं है, यही तो ठीक नहीं है और इसकी वजह है तुम। ठीक है, तो उसने विजान को कॉलर से पकड़कर लिटरली एकदम से दीवार पर जैसे पिन कर दिया। एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो के इस एक्शन से विजान की वजह से एनिमलिस्टिक फॉर्म बाहर आ गई थी। उसकी आंखें कंप्लीटली पर्पल से एकदम से गोल्डन ब्राउन एंड रेड होना शुरू हो गई, कंप्लीटली फीरियस रेड आइज। उसके पूरी तरीके से नेल्स बाहर आ गए थे एंड टेल्स एकदम जैसे कि बहुत अग्रेसिव होकर ईबो से जकड़ना चाहती थी पर वो उसे हार्म नहीं कर रही थी, वो एक डिस्टेंस पर थी पर अग्रेसिव थी। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने भी जैसे विजान की तरफ देखा एंड विजान के चेहरे के वो बदलते हुए स्केल्स एंड उसका वो एनिमलिस्टिक फॉर्म का बाहर आना ईबो के जैसे कुछ कर गया था। उसकी आइज जैसे और ज़्यादा डार्क हो गई एंड फेस पर एक स्मिरक आ गया। उसने विजान की तरफ अपने आप को और ज़्यादा लीन करते हुए कहा, हो माई लिटिल फॉक्स, वेलकम वेलकम, तुम्हारा अल्फा तुम्हें चाहता है। ठीक है, तो उसने अपनी जैसे अल्फा वॉइस का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही ईबो ने अपनी अल्फा वॉइस का इस्तेमाल किया गया, एक विजान की पूरी बॉडी से शिवर कर गई। वो जैसे बस हिका एक भौचक्का सा होकर ईबो की तरफ देखने लगा एंड जैसे वो बस अपने उस पहने दांतों से ईबो की तरफ जैसे या तो अग्रेसिव होकर आगे बढ़ना चाहता था या फिर वो कुछ करना चाहता था। विजान को भी खुद नहीं पता कि उसकी एग्रेसिवनेस किस चीज़ के लिए थी, ईगरनेस थी जिस तरीके से वो विजान से अपने उस अल्फा वॉइस का इस्तेमाल कर बात कर रहा था। विजान का ओमेगा जैसे बेकाबू हो रहा था एंड वही दूसरी तरफ ईबो ने भी जैसे ये भांप लिया था एंड उसे जैसे अच्छा लगा। उसने विजान की उस नेक पर अपना हाथ ले जाने की कोशिश की पर अगले सेकंड से विजान ने ईबो की कलाई को थाम लिया। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने जैसे अपनी निगाहों को ऊंचा किया एंड देन अपनी गर्दन को हल्का सा टिल्ट करते हुए कहा, तुम अभी भी नहीं मानोगे ना? हाँ, विजान ने कहा, लानवा ईबो। ठीक है, तो उसकी आवाज़ भी जैसे एकदम से चेंज हो गई थी एंड यहाँ ईबो समझ सकता था कि इस वक्त विजान अपनी पर्सनैलिटी से डील कर रहा है। उसका ओमेगा उस पर कंट्रोल लेना चाहता है पर अभी भी विजान जैसे बहुत स्टबन की तरह एक्ट कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है एंड ईबो को अच्छा नहीं लग रहा। तो उसका गुस्सा जैसे एक बार फिर से फ्यूम हो गया। उसने विजान की आंखों में देखते हुए कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, सच में तुम्हारे जितना जिद्दी ओमेगा मैंने आज तक नहीं देखा। बट डोंट वरी डार्लिंग, अब तुम्हारी सारी जिद अगर इस लानवा ईबो ने नहीं तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी मेरा नाम भी ईबो नहीं, और अब ये नाम होगा जो तुम्हारे इन होठों पर होगा। ठीक है, तो उसने विजान के होठों को जैसे छूने की कोशिश की पर विजान जैसे एकदम से अग्रेसिव हो गया, जैसे ईबो को फाइट करना चाहता था अपने उस दांत से, इसलिए उसने अपने चेहरे को आगे किया पर तभी ईबो ने जैसे अपने आप को पीछे करते हुए कहा, ना 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 ना, ये गलती मत करना। अगर तुम्हें मुझे फाइट करना ही है तो क्यों ना बेड पर चलकर एक दूसरे को फाइट करें, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा।
क्योंकि मैं भी तो वो चीज़ तुम्हारे जिस्म से साफ करना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए नहीं है, और वहाँ वो बनाना चाहता हूँ जिस पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। ये कहते हुए जैसे एक बार फिर से विजान की आंखों में देखा, वही दूसरा विजान ने जैसे इबो की गर्दन पर अपने उस हाथ को रख लिया था, एंड एक बार फिर से जैसे कि वो वहीं स्क्रैच कर कर अभी की अभी इबो की विंड पाइप को बंद कर देना चाहता था, उसका गला घोट कर उसे यहीं खत्म कर देना चाहता था। इबो की आंखों का वो जो प्रेशर था वो विजान को जैसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, एंड विजान भी जैसे गुस्से में बेकाबू हो गया था। वही दूसरी तरफ इबो ने जैसे विजान की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे मारना चाहते हो? हाँ, मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर जिंदा मैं हूँ, जिंदा रहूँगा तुम्हारे लिए। क्योंकि किसी को तो जिंदा होना चाहिए ना स्वीट हार्ट, क्योंकि हक मुर्दे नहीं जताते, हक इंसान जताते हैं, और मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहना चाहता हूँ ताकि तुम पर अपना हक जता सकूं, क्योंकि तुम पर मेरा ही हक है। ये कर उसने विजान की जैसे गर्दन पर हाथ रख दिया था, एंड एक ही झटके में उसने विजान का जैसे वो कॉलर मार्क नीचे कर दिया। एक बार फिर से विजान का वो मीटिंग मार्क जैसे विजिबल हो गया था, एंड विजान जैसे बस चौंक गया, उसने बस इबो का जैसे हाथ पकड़ लिया ताकि वो और ज़्यादा उसके रोप को नीचे ना कर पाए। वही दूसरी तरफ इबो जैसे बस उस अपनी बर्निंग गेज से विजान के उस मार्क की तरफ देखने लगा। लिटरली वो जला हुआ मार्क इबो को और ज़्यादा जैसे अंदर से जलाने के लिए काफ़ी था, एंड उसका गुस्सा जैसे एकदम से बेकाबू हो गया, एंड उसने विजान की आंखों में देखते हुए कहा, ये क्या है? हाँ, ये मुर्दों की लाश दफन हो गई, पर तुमने अभी तक उसकी अस्थियों को नहीं छोड़ा ना? हाँ, उसकी अस्थियों को तुमने नहीं छोड़ा, अभी भी तुम उसे लेकर घूम रहे हो ना अपने अंदर? हाँ, अपने अंदर उसे अभी भी जिंदा रख रहे हो ना? ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं रहने दूंगा मैं इसे, क्योंकि इसे खत्म होना ही इसकी असलियत है, और यहाँ पर मेरा निशान आना इसकी किस्मत है ये, और ये किस्मत कोई मुझसे नहीं छीन सकता। एक बार हो चुका है, पर दोबारा इससे पहले कि इबो अपना हाथ वहाँ उस निशान पर रख पाता है कि एक विजान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इबो को लिटरली पीछे की तरफ धकेल दिया है। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुमसे पहले भी कहा था ना कि मुझे छूने की। तभी इबो ने एक विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों ना छूं तुम्हें मैं? हाँ, क्यों ना छूं, जब इस शरीर पर मेरा हक है, ये शरीर मेरा है, इसे छूने का सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं। तो इबो जैसे बस विजान की तरफ पढ़ने लगा, वही दूसरी तरफ विजान ने से इबो की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, इस पर जितना भी हक है वो सिर्फ मेरे अल्फा। पर इससे पहले कि विजान अपनी बात को पूरा कर पाता है कि इबो ने जैसे विजान को कंधों से पकड़ा, दीवार पर पुश किया, एंड लिटरली उसे पिन कर अपनी उस अल्फा वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं हूँ तुम्हारा अल्फा लॉन वांग इबो, और जिस अल्फा की तुम बात कर रहे हो वो ऑलरेडी मर चुका है, और मुर्दों को अपना जीवन साथी नहीं बनाया। बस बल्कि इबो आगे कुछ भी बोल पाता, विजान ने लिटरली इबो के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। इतना तेज वो तमाचा था कि इबो जैसे बस झन्ना गया, पर उसने अगले ही सेकंड अपनी निगाहों को ऊपर उठाकर विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? सच बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम्हारे झूठ का नकाब तुम्हारे चेहरे से? पर इससे पहले कि इबो आगे कुछ भी कह पाता, विजान ने एक इबो की कॉलर को पकड़ा, एंड देन उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम मेरे अल्फा के बारे में एक भी शब्द अगर अपने मुंह से बाहर निकाला ना। इबो ने पीछे से विजान की कंधों को पकड़ते हुए कहा, मैं हूँ तुम्हारा अल्फा, मैं। वहीं दूसरी तरफ विजान ने इबो की आंखों में देखते हुए कहा, अल्फा होने से नहीं होता, अल्फा कहने से नहीं होता, अल्फा बनने से होता है। अल्फा का मतलब भी तुम नहीं जानते, और तुम अल्फा होने का दावा करते हो, वो भी मेरे जैसे इंसान का। हाँ, आखिर तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? हाँ, क्या जानते हो तुम मेरे बारे में जो तुम दावा कर रहे हो कि तुम मेरे अल्फा? तभी इबो ने विजान को काटते हुए कहा, तो बताओ मुझे अपने बारे में, बताओ ना। मैं तो तुमसे पूछना चाहता था, जानना चाहता था तुम्हारे बारे में हर एक बात, पर तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। मौका तो छोड़ो, तुमने कभी मुझे अपने करीब तक आने नहीं दिया, यहाँ तक कि झूठ बोलकर मुझे पीछे धकेल दिया कि तुम। आखिर तुम इतना झूठ बोल कैसे सकते हो? तुम्हारा ज़मीर कैसे इजाज़त दे गया? हाँ, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? मुझसे कुछ महसूस नहीं होता तुम्हें? हाँ, और मैं क्यों महसूस करूँ ये सब कुछ? क्यों? तुम्हें नहीं जलन महसूस होती? तुम्हें जलन महसूस नहीं हो रही है जिस जलन में मैं जल रहा हूँ? ये तो जैसे कि वो बस विजान की आंखों में देखने लगा, पर विजान की आंखें जैसे खाली थी, पूरी तरीके से खाली, और ये चीज़ जैसे इबो के अंदर से उसको जला रही थी। पर वो इस वक्त जैसे काम होने के मूड में नहीं था, वो इस वक्त जवाब जानना चाहता था, हर एक चीज़ का जवाब। एंड वहीं दूसरी तरफ विजान जैसे कोई जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने भी इबो की आंखों में देखते हुए कहा, किस जलन की बात कर रहे हो आखिर? हाँ, किस जलन की? इबो ने विजान की आंखों में देखते हुए कहा,
इस जलन की। ये कहते हुए उसने से विजान के पूरे चेहरे को हाथ में पकड़ लिया था एंड वही दूसरा विजान जैसे बस ईबो की तरफ देखने लगा। वो देख रहा था कि एग्जैक्टली ये इंसान करना क्या चाहता है, क्या चाहता है वो एग्जैक्टली विजान से। अब विजान भी जैसे बस जानना चाहता था, क्योंकि वो भी थक गया है इस चूहे बिल्ली के खेल से, हर रोज इस आंख में चोली से, जैसे वो भी थक गया है। इसीलिए वो भी जैसे बस ईबो की तरफ देखने लगा एंड वही दूसरी तरफ ईबो जैसे बस विजान के चेहरे को ऐसे कप कर लेता है एंड देन विजान की आंखों में देखते हुए कहा, ये अट्रैक्शन, ये जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है, ये जो तुम्हारा दर्द, पता नहीं तुम्हें क्या तकलीफ है पर मुझे महसूस होती है। मैं नहीं समझ पा रहा था कि आखिर तकलीफ क्या है, मुझे दर्द क्यों होता है मेरे सीने में, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि दर्द तुम्हारा है। ये जो मुझे आजकल महसूस हो रहा है ये तुम्हारा है, ये तुम्हें क्यों महसूस नहीं हो रहा? मेरी आत्मा जो महसूस कर रही है तुम्हारी तरफ, मुझे जो खींच रही है, वो तुम्हें क्यों महसूस नहीं हो रहा? मैंने सुना है, पढ़ा है, जब दो सोलमेट आपस में टकराते हैं तो एक अलग ही अट्रैक्शन महसूस होता है। वो लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते, वो लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं, परवाह करते हैं, उनसे बात करते हैं। पर ये सब कुछ सिर्फ मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं? तुम्हें कुछ क्यों महसूस नहीं हो रहा? आखिर क्यों? जवाब दो मुझे विजान, जवाब दो। ये कहते हुए जैसे कि उसने विजान की आंखों में देखा नहीं, दूसरा विजान जैसे अपनी खाली आंखों से ईबो की तरफ देखते हुए कहा, जवाब जानना चाहते हो? ईबो ने कहा, जवाब दो मुझे, तुमने ये झूठ क्यों बोला मुझसे? हाँ, क्यों तुमने ये कहा कि तुम्हें? विजान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। ईबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, ये झूठ नहीं तो और क्या है? तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है, मैं तुम्हारी बस पर ईबो आगे कुछ भी कह पाता। विजान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या, हाँ तुम क्या, तुम्हें क्या चाहिए आखिरकार मुझसे? चाहिए क्या तुम्हें मुझसे? ईबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये अभी भी समझना इतना मुश्किल है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए? विजान ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम और तुम्हारे जैसे जितने भी लोग आजकल मेरे आसपास घूमते हैं ना, उनसे ये समझना कि उन्हें क्या चाहिए मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ना था और ना कभी होगा। क्योंकि तुम जैसे अल्फाज सिर्फ हम जैसे लोगों के जिस्म को चाहते हैं, और तुम भी यही चाहते हो ना? हाँ, यही चाहिए ना तुम्हें, मेरा जिस्म? क्योंकि मुझे भगवान ने तुम्हारा आधा हिस्सा बनाकर भेजा है। ईबो ने तुरंत विजान की तरफ देखते हुए कहा, आधा नहीं, पूरा, तुम पूरे के पूरे मेरे हो। विजान ने भी ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा? नहीं, या चलो एक पल के लिए मान लेते हैं मैं तुम्हारा हूँ। फिर क्या करना चाहते हो मेरे साथ? क्या चाहते हो मुझसे तुम? आज तुम बता ही दो ताकि हम ये खेल यहीं खत्म कर दें। एंड विजान की ये बात सुनकर एक पल के लिए ईबो जैसे कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर भी उसने विजान की आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम सच में चाहते हो जानना कि मैं क्या चाहता हूँ? विजान ने ईबो की आंखों में दिखाया एंड लिटरली उसने सिंसियरली कहा, हाँ जानना चाहता हूँ कि ये अल्फा आखिर क्या चाहता है मुझसे। ये कहते हुए विजान जैसे अपनी ओमेगा वॉइस का इस्तेमाल कर रहा था एंड वही दूसरी तरफ ईबो की आंखें जैसे एक पल के लिए और ज़्यादा लीन हो गई थी विजान के अंदर। एंड देन ईबो ने जैसे विजान की तरफ लीन हुआ, उसकी सेंट को जैसे स्निफ किया एंड देन उस जैसे विजान की उस गर्दन में अपने आप को छुपाते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, अपना। विजान ने भी जैसे अपनी आंखों को बंद कर लिया था एंड देन उसने भी जैसे अपने आप को पूरी तरीके से उस दीवार पर छोड़ दिया एंड देन अपनी उस डीप वॉइस में कहा, कहाँ तक अपना बनाना चाहते हो? ईबो ने कहा, जहाँ तक बना सकूं। विजान ने कहा, बिस्तर तक? ईबो ने कहा, अगर तुम्हें अपना बनाने का मतलब तुम्हें बिस्तर पर ले जाना है तो हाँ, बिस्तर तक। एंड ईबो की ये बात सुनकर विजान की जैसे आंखें खुल गई एंड उसके चेहरे पर एक कटीली सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो मुस्कुराहट इतनी जहरीली थी और उन आंखों में इतना ज़्यादा जहर था कि ईबो अगर देखता तो वो समझ पाता, पर अभी तो ईबो जैसे बस विजान के सेंट के नशे में था एंड वो जैसे बस उसकी गर्दन में छपा हुआ था। एंड वही दूसरी तरफ विजान के जैसे वो नाखून बाहर आ गए थे एंड उन नाखूनों ने एक ईबो के जैसे पीठ पर अपनी जगह बना ली थी, लेकिन उसने उन नाखूनों को अंदर घुसाया नहीं था, क्योंकि विजान जैसे बस अभी ईबो को अपने जाल में फंसा रहा था। वो अपनी फॉक्स स्पिरिट का इस्तेमाल कर रहा था एंड विजान की फॉक्स स्पिरिट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके बारे में वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। इसीलिए वजह से विजान के उस जाल में फंस सा गया था एंड जैसे जो बस विजान जानना चाहता था उसी चीज़ का ईबो जवाब दे रहा था। वो एक मैजिक से में फंस गया था, एक मैजिक चल रहा था और वो मैजिक था विजान की उस फॉक्स स्पिरिट का। ईबो इस वक्त सच में सबमिसिव था। वहीं दूसरा विजान से ईबो की तरफ वापस से अपनी उस ओमेगा वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहा, बिस्तर तक? हाँ, फिर बिस्तर के बाद क्या? क्या तुम मुझे अपना ओमेगा बनाओगे? ये कहते हुए जैसे विजान ने ईबो की तरफ देखा एंड एक पल के लिए ईबो ने भी जैसे विजान की गर्दन से निकल कर विजान की तरफ देखा। दोनों की आंखें जैसे एक पल के लिए टकराती हैं।
वो नीली लाल आंखें विजान की उस ब्यूटीफुल पर्पल आइज से टकरा गई थी, पर वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए था, क्योंकि अगले सेकंड जैसे विजान की भी आंखें एक पर्पल और एक पूरी तरीके से लाल हो गई थी। विजान का ओमेगा भी जैसे उस पर कंट्रोल लेना चाहता था। वो उस अल्फा को क्लेम करना चाहता था जो उसके सामने है, क्योंकि उसकी स्पिरिट उसके अल्फा को पहचान गई थी। वहीं दूसरी तरफ विजान ने जैसे इबो से सवाल पूछा, इबो ने जैसे अपना हाथ उठाया, विजान के चेहरे पर रखा एंड देन उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ओमेगा, तुम मेरे ही ओमेगा हो। विजान ने कहा, तुम्हारा नहीं हूं मैं लानवांगी वो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं हूं अपने अल्फा का। इबो ने कहा, मैं हूं तुम्हारा अल्फा। तभी विजान ने कहा, नहीं, तुम मेरे अल्फा नहीं हो। मेरा अल्फा वो है जिसका निशान मेरी गर्दन पर है, पर उसके उलट तुम कुदरत से मेरे लिए चुने गए हो, और मैं कुदरत पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपना ओमेगा बनाना चाहते हो, तो मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी तुम्हारा ओमेगा है ना लियन? तुमने चुना है उसे पूरी दुनिया के सामने, तो फिर इस दुनिया के सामने तुम मुझे कैसे चुन पाओगे इबो अल्फा? क्योंकि मैं मेरे बारे में तुम अभी तक जान नहीं पाए हो कि आखिर मैं कौन हूँ। ये कहते हुए विजान ने से इबो की तरफ देखा है। इबो एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर भी जैसे उसने विजान की आंखों में देखते हुए कहा, कौन हो तुम, बताओ मुझे। विजान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, एक शाप हूँ मैं, एक मनहूस शाप, जो जिसके हिस्से में आता है ना उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। एंड विजान की ये बात सुनकर इबो जैसे बस हंस गया। उसने विजान की तरफ अपने आप को और ज़्यादा लीन करते हुए कहा, तो फिर इस शाप को मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे अंदर जैसे तबाह होना चाहता हूँ। विजान ने कहा, हो तो तुम्हें खतरों से खेलने का शौक है, पर भूल गए हो क्या तुम्हारे नाम के पीछे लान लगा हुआ है? और अगर तुम्हारी लान फैमिली को पता चला ना कि तुम उनकी पीठ पीछे क्या रंगरलियाँ मना रहे हो, तो तुम्हें नहीं पता, पर जिस्म से जान निकाल लेंगे वो तुम्हारी, और उसके बाद मुझे तिल तिल कर कर मारेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने उनके यंग प्रिंस को अपनी इस जाल में फंसा लिया है, और वो मौत दर्दनाक होगी मेरे लिए, पर तुम्हारे पास रहने से बेहतर होगी। जैसे ही विजान ने कहा कि कीबो की आंखें जैसे चौंक गई, उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? एंड एक पल में ही जैसे विजान का पूरा चेहरा बदल गया था, उसकी आंखें एक बार फिर से ठंडी हो गई, एंड जितना करीब उसने बस इबो को रख रखा था उससे एक पल में ही उसने दूर धकेल दिया था। एंड विजान के जो नाखून निकले हुए थे वो नाखून जैसे पूरी तरीके से इबो की वो पीठ छील गए थे। फिर दूसरी तरफ इबो जैसे कुछ समझ ही नहीं पाया, वो जैसे बस विजान की तरफ देखने लगा। एंड दूसरी तरफ विजान ने अपने उन रोप्स को जैसे कि वापस से ठीक किया, उन्हें पीछे की तरफ धकेलते हुए इबो की आंखों में देखा, एंड देन उसकी तरफ डोमिनेटली बढ़ते हुए कहा यही उम्मीद थी मुझे तुमसे कि तुम मुझे यही इसीलिए चाहते हो। बिस्तर, तुम्हारे जैसे अल्फाओं की सिर्फ आखिरी जो हद होती है ना, वो सिर्फ बिस्तर होता है। बिस्तर तक ही हम ओमेगाओं के तुम्हारे लिए जिंदगी होती है, और उसके बाद सब कुछ। पर लानवांगी वो, तुम्हारे साथ बिस्तर तक क्या, तुम्हारे साथ रहने से बेहतर मैं खुद को मरना महसूस करूँगा, क्योंकि चाहे ये विजान जिंदा रहे या ये विजान मर जाए, इसकी सांस पर, इसकी रूह पर, इसके हर एक कतरे पर सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ है, और वो है मेरे हस्बैंड जोजोआना का। और ये नाम आज से तुम भी अपने जहन में उतनी ही तरीके से गाड़ लो जिस तरीके से मैंने अपने जहन में उतार रखा है, ताकि तुम आज के बाद ये ना भूलो कि मैं किसका हूँ। क्योंकि मेरे जिस अल्फा बनने की तुम बात कर रहे हो ना, उसकी औकात तक तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी औकात में तो सिर्फ बिस्तर आता है लानवांगी वो। सिर्फ बिस्तर, और विजान बिस्तर के लिए नहीं बना है। विजान तुम्हारे जैसे अल्फाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं बना है, और जिस दिन विजान को ये सब कुछ करना पड़ा ना, उस दिन विजान अपने हाथों से अपनी जान, ठीक है, तो विजान जैसे अगले ही सेकंड अपने रोब में से अपना वो छोटा सा कटाना बाहर निकाला था, वही कटाना जो जोहाना का था, अगले ही सेकंड से अपनी गर्दन पर रखते हुए कहा, मरना पसंद करेगा। विजान के इस जेस्चर ने जैसे इबो की आंखों को बड़ा कर दिया था। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? दूसरा विजान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, अभी कहाँ हुआ हूँ? अभी तो मेरा पागलपन तुमने देखा ही कहाँ है। मैंने कहा ना, जानते ही कितना हो तुम मुझे। सिर्फ
मेरे शरीर की खुशबू को सूंघ कर तुम यहाँ पहुँच गए हो और दावा कर रहे हो कि हम लोग सोलमेट्स हैं। सोलमेट। एक आत्मा के दो टुकड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि दोनों आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी हों। उन टुकड़ों को जुड़ना और जुड़कर बहुत कुछ महसूस करना, सीखना, परवाह करना, प्यार करना, ये होता है सोलमेट का मतलब। और ये हम दोनों की आत्माएं कभी महसूस कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी आत्मा तो मेरी रही ही नहीं है और तुम्हारी आत्मा उतनी ज़्यादा प्योर नहीं है कि वो मेरी आत्मा से कुछ भी हासिल कर पाए। तो जिद छोड़ो बच्चे, घर जाओ और जाकर किसी और के साथ घर घर खेलो, क्योंकि मेरी उम्र घर घर खेलने की निकल चुकी है। एंड विजान की ये बात सुनकर इबो जैसे बस विजान की तरफ देखने लगता है। एंड विजान जैसे बस अपने उन रोप्स को संभालते हुए आगे बढ़ रहा था, पर ज़्यादा आगे वो बढ़ नहीं पाया, क्योंकि एक बार फिर से इबो ने जैसे बस विजान को वॉल पर पिन कर दिया था। एंड वहीं दूसरी तरफ कोई और शख्स भी था जो बस इस वक्त दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ था। एंड वो लगातार वॉमिटिंग करे चले जा रहा था। एंड वो कोई और नहीं बल्कि लियन थी, जो लगातार सुबह से न जाने कितनी बार वॉमिट कर चुकी थी। एंड उसकी ऐसी हालत को देखकर जोजुआ लिटरली शॉक हो गया था। उसने लियन की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, सुबह से? लियन जैसे बस दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठते हुए कहा, पता नहीं, बस बहुत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कहते हुए फिर से वॉमिटिंग करना शुरू किया। एंड वही दूसरी तरफ जोजुआ की आंखें जैसे बड़ी हो गई थी, उसे कुछ समझ आ रहा था। उसे लियन की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारी खुशबू? लियन ने कहा, क्या खुशबू? ये कहते हुए जैसे वो अपनी उन अधूरी सी आंखों से बस जोजुआ की तरफ देखने लगा। एंड वही दूसरा जोजुआ जैसे बस एक पल के लिए शिवर कर गया था अपनी जगह पर। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसका पूरा चेहरा देखकर कोई भी कह सकता था कि वो इस वक्त शॉक में है। पर इससे पहले कि लियन कुछ भी समझ पाती, एक जोजुआ ने जैसे लियन का हाथ खींचा एंड देन उसकी नब्ज को वो चेक करने लगा। वही दूसरी तरफ लियन ने जोजुआ की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। ये कहते हुए जैसे कि वो अपना हाथ पीछे खींच रही थी, पर एक जोजुआ की आंखें जैसे बड़ी हो गई। उसने शॉक में लियन की तरफ देखते हुए कहा, प्रेग्नेंट? एंड जैसे ही जोजुआ ने कहा है कि लियन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया एंड डर कर जोजुआ की तरफ देखते हुए कहा, प्रेग्नेंट? ये आप क्या कह रहे हैं? तभी जोजुआ ने जैसे लियन को कंधों से पकड़ा, उसे अपनी तरफ घुमाया एंड उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम प्रेग्नेंट हो? वहीं दूसरी तरफ इबो ने जैसे विजान की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और अब इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझे अपना बनाने से नहीं रोक सकती। एंड इबो की ये बात सुनकर विजान जैसे बस इबो की आंखों में देखता है। कुछ पल के लिए वो सिर्फ उसकी आंखों में देख रहा था, एक यंग हॉट ब्लड अल्फा। इस अल्फा ने अभी देखा ही क्या है। बाहर का रंग इसकी आंखों पर, इसके हुस्न पर जैसे चढ़ा हुआ है। विजान जैसे बस इबो की तरफ देख रहा था। एंड आज शायद पहली बार विजान ने इबो को पहली बार देखा था, बहुत करीब से, है कहा जाए तसल्ली से रुक कर। एंड इबो को देखकर विजान की आंखों में जैसे बस एक ही चीज़ उतरी थी, और वो थी यंग ब्लड। इसीलिए विजान ने एक जैसे गहरी सांस ली, अपनी आंखों को खोला एंड देन फिर से विजान ने इबो की तरफ देखा। पर इस बार जैसे विजान की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो आंखें जैसे बस खाली थी, पर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, एक बहुत छोटी सी मुस्कुराहट। एंड उसी मुस्कुराहट को देखकर जैसे विजान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, यंग अल्फा। वहीं दूसरी तरफ विजान के इस जेस्चर से इबो जैसे बस रुक गया। उसके शरीर में जैसे एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई थी, क्योंकि ये पहली बार था जब विजान ने इतना सॉफ्टली इबो को जैसे बुलाया था। इसीलिए वो भी जैसे बस विजान की आंखों में देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ विजान जैसे अपने हाथ को उठाया एंड अगले ही सेकंड वो हाथ इबो के गालों पर था। एंड ये चीज़ तो इबो के लिए और ज़्यादा शॉकिंग थी। वो बस जैसे विजान को और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करने लगा, क्योंकि जो शख्स अभी उसके सामने इतना ज़्यादा आग की तरह खड़ा हुआ था, वो एकदम से पानी कैसे बन गया? जिसकी आंखों में अभी सिर्फ नफरत नजर आ रही थी, वो आंखें जैसे एकदम से इतनी नर्म कैसे बन गई? वैसी आंखें जैसे कि इबो हमेशा से चाहता था। पर फिलहाल जो भी था, विजान जैसे बस इबो की तरफ देख कर कहने लगा, तुम अभी बहुत छोटे हो, बहुत छोटे किसी को भी अपनी जिद बनाने के लिए। और मैं तुम्हें तजुर्बे से बता रहा हूँ, जिसने जिद की है ना, जिंदगी तबाह हो गई है उनकी। और मैं उसका जीता जागता एक उदाहरण हूँ। मेरी तरह अपने आप को मत उजाड़ लो, वो भी उस शख्स के लिए जो पहले से ही तबाह है पूरी तरीके से। माय यंग फेलो, सोलमेट, मुझे अपनी जिद मत बनाओ, क्योंकि मुझे अपनी जिद बनाकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि हासिल करने के लिए वो शख्स जिंदा होना चाहिए, और मैं मर चुका हूँ। तुम मुझ जैसे इंसान को
एक मौत को गले लगाकर उसे जिंदगी की उम्मीद मत करो, मत करो, क्योंकि जीते जी मरना और मौत को चाहना मुझे पता है कितना घुटन देता है। मैं इस आग में हर पल जल रहा हूं। मेरी जिद, मेरा जो आना था, और वो जिद फना हो गई, खत्म हो गई और अपने पीछे छोड़ गई एक जिंदा लाश, जिसकी सांसें तो चलती हैं पर जिस्म ठंडा है, और वो मैं हूं। तो मैं अपने तजुर्बे से तुमसे कह रहा हूं कि जिद मत बनाओ मुझे, कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। बहुत हो गया लड़ना, एक दूसरे से भिड़ना और एक दूसरे के लिए वो अग्रेशन का इस्तेमाल करना। नहीं, मैं ऑलरेडी एक जंग लड़ रहा हूं और मैं कोई जंग नहीं लड़ना चाहता। तो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, सच में तुम्हें समझा रहा हूं कि मेरे लिए, मेरे पीछे, मुझसे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा अल्फा। तो अपनी जिंदगी को जियो, इस दुनिया में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, मुझसे तुम्हें कभी कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। मैं सिर्फ एक कलंक हूँ, कलंक जिसका अगर एक स्याह भी तुमसे जुड़ गया ना, तो तुम्हारा वो दामन जो पूरी तरीके से साफ है ना, गंदा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी एक को बर्बाद करने के बाद मैं किसी और की जिंदगी को भी तबाह कर दूं। तो अगर सच में तुम मुझे अपना सोलमेट मानते हो, क्योंकि मैं इस बकवास पर यकीन नहीं करता, पर तुम्हारी आंखों को देखकर लग रहा है कि तुमने इस मजाक को जैसे कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, तो मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह देना चाहूँगा तुम्हारा सोलमेट होने के नाते कि इस फतूर को अपने सर से उतार दो। कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। ये कहते हुए विजान जिस बस एक हारी हुई सी हंसी ईबो को देता है, नकली सेकंड वो ईबो से अपने आप को छुड़ाकर जैसे आगे बढ़ने लगता है। एंड वही दूसरी तरफ ईबो जैसे अपनी जगह पर बस रुक गया था। विजान के शब्द जैसे उसके कानों में गूंज रहे थे, इसलिए उसे महसूस ही नहीं हो पाया कि कब विजान जैसे अपने आप को छुड़ाकर बस उससे आगे बढ़ गया था। पर जब उसे एहसास हुआ कि विजान का वो शरीर जैसे उसके हाथों से छूट गया है, एक पल में उसने जैसे मुड़कर विजान की तरफ देखते हुए कहा, पर मैं तुम्हें हासिल करे बगैर नहीं छोड़ूंगा। वही दूसरी तरफ विजान ने ईबो की तरफ देखा, पर इस बार उसकी आंखों में जैसे कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक तरस था, एक तरस। देन उसने सिर्फ ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मैंने भी यही कहा था, यही सोचा था, यही समझा था, और आज मेरी हालत देख लो। अगर तुम्हें जिद करनी है तो करो। मैं तुम्हें बस समझाना चाहता था ताकि बाद में मुझे ये मलाल ना रहे कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। आज की बात तुम जो करना चाहो मेरी तरफ से पूरी छूट है, पर याद रखना ये जिद जला देती है और पीछे सिर्फ मुर्दा छोड़ जाती है, जिसकी लाश हर पल जैसे बस सुलगती रहती है और तड़पती रहती है। और मैं वही लाश हूँ जो सुलग रहा हूँ। अगर तुम मुझे छुओगे तो खुद को भी जलाकर खाक कर लोगे। तो मेरे पीछे भागने से बेहतर है कि तुम मेरे बारे में सुनो, समझो और फिर जानो कि आखिर तुम क्या हासिल करने के लिए भाग रहे हो। जहर को गले लगा रहे हो, जहर को। ये कहते हुए विजान जिस बस आखिरी बार ईबो की तरफ देखता हुआ वहाँ से निकल गया था। एंड वही दूसरा ईबो जिस पर अपनी मुट्ठियों को खींच लिया। एंड देन उसने विजान की तरफ देखते हुए ही कहा, तो इस जहर को मैं पीना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आज जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है ना, तो उसे मैं अपने लिए चाहता हूँ। यही प्यार चाहता हूँ मैं अपने लिए तुम्हारी आंखों में, क्योंकि ऐसा प्यार मैंने आज तक किसी के लिए नहीं देखा। और अब सच में मुझे नफरत हो रही है तुम्हारे उस मरे हुए अल्फा से भी, जिसे इतना प्यार नसीब हुआ जितना जीते जी हम इंसानों को कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।
ये कहते हुए पंच जैसे जोरदार पंच किया था दीवार में, एंड इस बार इतनी ज़्यादा इस पंच किया था कि दीवार जैसे बस ढह गई थी। एंड वही दूसरा विजान जैसे बस अपने उस सोललेस बॉडी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। उसे खुद भी नहीं पता पर वो बारिश में कब भीगना शुरू कर चुका था एंड कब वो ऊपर से नीचे तक लेकर पूरी तरीके से भीग गया था। विजान ने सिर्फ जैसे आसमान की तरफ देखा एंड देन मुस्कुराते हुए कहा, फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो जोजोआना? अगर कितना हंसोगे मुझ पर और मेरी किस्मत पर। हाँ, एक और शख्स उसी दलदल में फंसना चाहता है जिस दलदल में मैं और तुम फंस गए थे, और मैं कोशिश करूंगा कि उसकी हालत मेरे और तुम्हारे जैसी ना हो, है ना? ये कहते हुए जोजोआना की तरफ ऊपर आसमान में देखा एंड बारिश जैसे और ज़्यादा तेज़ हो गई एंड बिजलियाँ कड़कने लगी। एंड ये सुनकर विजान जैसे बस अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड अगले ही सेकंड वो जैसे फॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड अपने घर की तरफ दौड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कर्पस में जैसे अलग ही हाहाकार मचा हुआ था। विजान की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, पर हाँ, इस वक्त एक मीटिंग हो रही थी और वो मीटिंग थी 3 लोगों के बीच में, जिसमें बीच में लियन खड़ी हुई थी एंड उसके अगल बगल शाओवी एंड जोजुआ खड़े हुए थे। शाओवी ने लियन एंड जोजुआ की तरफ देखते हुए कहा, पर इतनी जल्दबाजी? अगर अभी तो कोटिंग टाइम चल रहा है ना, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? वहीं दूसरी तरफ जोजुआ ने जैसे कि लियन की तरफ देखा एंड देन उसने शाओवी की तरफ देखते हुए कहा, इसमें जल्दबाजी क्या है? आई मीन ऑलरेडी काफ़ी वक्त हो चुका है इन लोगों को कोट करते हुए। शाओवी ने कहा, काफ़ी वक्त? सीरियसली? अभी सिर्फ कुछ हफ्ते बस पहले कि शाओवी आए कुछ भी कह पाती। जोजुआ ने कहा, मेरी बच्ची कोई खेल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शाओवी ने कहा, खेल? जोजुआ ने कहा, हाँ खेल। तुम जानते हो ना यंग प्रिंस कैसे होते हैं, आई मीन यंग, ये रॉयल फैमिली वाले लोग, इन्हें आज ये पसंद आ जाता है तो कल वो पसंद आ जाता है। वैसे भी रॉयल प्रिंस शादी कर रहे हैं, अगर हमारी बच्ची ने अभी जल्दबाजी नहीं की तो तुम्हें पता है ना कि उसका हश्र क्या हो सकता है। रॉयल किंग शादी कर लेंगे, फिर उनका बच्चा हो जाएगा एंड वो बच्चा आगे चलकर फिर गद्दी पर बैठेगा, हमारी बच्ची का क्या होगा? इसीलिए हमें जल्दबाजी करनी होगी, हमें भी जल्द से जल्द इस रिश्ते को जोड़ना होगा ताकि यंग प्रिंस के साथ हमारी बेटी शादी करे और उनका जो बच्चा हो वो जाकर आगे चलकर तख्त पर बैठे। कहीं ना कहीं जोजुआ की बातें सुनकर शाओवी जैसे बस जोजुआ की तरफ देखने लगा एंड वही दूसरा जोजुआ जैसे बस अपनी बातें कह रहा था। वो बस किसी न किसी तरीके से कन्विंस करना चाहता था शाओवी को, जिससे कि वो रिश्ते की बात और ज़्यादा रॉयल फैमिली से करे एंड अब मौका दे, या ये कहा जाए अब पूरी तरीके से फिक्स करे मैरिज को। वहीं दूसरी तरफ शाओवी जैसे बस बातें सुन रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त इबो जैसे अपने वापस घर पर लौट आया था, भीगा हुआ, पूरी तरीके से बदहाल हालत में, एंड उसकी ऐसी हालत देखकर हाउशान जैसे बस रुक गया। वो इबो की तरफ देखने लगा पर उसने कुछ कहा नहीं। वहीं दूसरी तरफ इबो भी जैसे हाउशान को इग्नोर करता हुआ अपने कमरे में चला गया था। उसने अपने कपड़ों को चेंज किया एंड वो जैसे बस बेड पर लेट गया एंड सीलिंग को निहारता हुआ जैसे बस आज पूरे दिन के बारे में सोचने लगा, विजान के बारे में सोचने लगा, उसकी बातों के बारे में सोचने लगा, उसकी आंखों के बारे में जैसे बस खोने लगा एंड लिटरली वहीं पहुंच गया जैसे वो सीन था विजान का वो प्यार। अगर कोई शख्स किसी से कितना कितना प्यार ऐसे कैसे कर सकता है, वो भी उस शख्स से जो उसकी ज़िंदगी में तक नहीं है। इबो को जब ये पता चला था कि विजान का हस्बैंड नहीं है तो उसे बहुत गुस्सा तो आया था, पर कहीं ना कहीं जैसे उसे बहुत खुशी भी हुई थी एंड वो खुशी जैसे इबो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। पर आज ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ उसका धोखा था। उसका हस्बैंड जैसे उनके बीच में कभी था ही नहीं। ये तो विजान की जिद है, या कहा जाए विजान का वो प्यार है जो इबो को नफरत करने पर मजबूर कर रहा है इन सब चीज़ों से। पर विजान उसकी जिद है और वो जिद को जैसे बस पाना चाहता है किसी भी कीमत पर तभी जैसे इबो अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी उसके गेट पर नॉक हुआ। इबो ने जैसे गेट के बाहर देखा तो वहाँ एक मेड खड़ी हुई थी। इबो ने कहा यस। उस मेड ने ऐसे बो करते हुए कहा, रॉयल हाइनेस, आपको क्वीन ग्रैंड मास्टर हुलियन बुला रही हैं। इबो ने कहा ग्रैंड माँ? उस मेड ने जैसे बो करते हुए कहा जी। इबो ने कहा ओके ठीक है मैं आता हूँ। ये कहते हुए जैसे कि वो बस मेड की तरफ देख रहा था एंड वही दूसरी तरफ वो मेड बस कमरे से निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ हाउशान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा क्या चल रहा है? इबो ने कहा मुझे क्या पता। ये कहते हुए जैसे वो खड़ा हो गया था एंड उसने अपने रोब्स को पहन लिया था। वहीं दूसरी तरफ हाउशान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ इबो। इबो ने हाउशान की तरफ देखते हुए कहा मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इबो ने कहा पता चल जाएगा, इतनी भी जल्दबाजी किस बात की है? देख रहा हूँ मैं आजकल तुम्हें, मेरी नज़र तुम पर ही है। इबो ने कहा तुमने फिर से सब कुछ शुरू कर दिया। खैर मैं अभी इस बारे में बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कहते हुए इबो जैसे बस हाउशान को इग्नोर करता हुआ हुलियन के कमरे में चला गया था एंड वही दूसरी तरफ हाउशान जैसे बस इबो की तरफ देखने लगा। अब लगभग आधे घंटे के बाद इबो ने जैसे हुलियन की तरफ देखते हुए कहा ग्रैंड माँ। हुलियन ने कहा ओ आओ बैठो इबो। सॉरी क्या तुमने ज़्यादा इंतज़ार किया?
इबो ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप फ़ोन पर थी, मैं देख सकता था, मैं बस यहाँ बैठा हुआ था। हुलियन ने कहा हाँ वो इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था एंड खैर छोड़ो मैं बस तुमसे कुछ कहना चाहती थी। इबो ने कहा हाँ कहिए ना। ये क्या तो वही वजह से बस अपनी ग्रैंडमा के सामने बैठ गया था। वही दूसरी तरफ हुलियन जैसे इबो की तरफ देखते हुए कहा तो स्कूल में सब कुछ कैसा चल रहा है? इबो ने कहा अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो वेरी मच अपनी वो मोहर मुझे देने के लिए। हुलियन ने जैसे नोट करते हुए कहा ये कुछ भी नहीं है इबो, तुम बस चाहते थे कि वो मोहर तुम्हारे पास रहे, तो मैं अपने ग्रैंडसन की छोटी सी विश पूरा करना चाहती थी। इबो ने कहा थैंक यू ग्रैंडमा। हुलियन ने कहा पर ये फ्री नहीं था, ये बात तुम जानते हो ना? ये कहते हुए हुलियन जैसे इबो की तरफ देखा, इबो जैसे रुक गया। उसने भी हुलियन की तरफ देखते हुए कहा ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ ग्रैंडमा। हुलियन ने कहा अच्छा है, तो तुम जानते हो ना तुम्हें एक विश पूरी करनी होगी, उसी के बिहाफ पर मैंने तुम्हें वो मोहर दी है। इबो ने कहा मैं जानता हूँ, तो क्या आपने सोच लिया है कि आप मुझसे क्या मांगना चाहती हैं? हुलियन ने कहा सोच भी लिया है, हाँ भी और नहीं। इबो ने कहा मतलब? हुलियन ने कहा वक्त आने पर बताऊंगी। इबो ने कहा वक्त? हुलियन ने कहा वक्त आने पर, और उस पल तुम मुकर नहीं सकते। इबो ने कहा ठीक है, मैं अभी वक्त का इंतज़ार करूँगा एंड हाँ मेरा प्रॉमिस है आपको, मैं मुकरूँगा नहीं। हुलियन ने कहा ठीक है तो अभी तुम जा सकते हो, मैंने सिर्फ यही रिमाइंड दिलाने के लिए कोशिश की थी तुम्हें कि तुम्हें याद रहे कि तुमने एक वादा किया है मुझसे। और हाँ स्कूल में ज़्यादा तबाही मत मचाना, वैसे भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि तुमने बहुत कुछ कराया है स्कूल में, तो बताओ मुझे तुमने क्या क्या किया है। ठीक है तो ये वो जैसे बस इबो की तरफ देखने लगे एंड इबो जैसे बस अपनी ग्रैंडमा को बताने लगा कि उसने एग्जैक्टली क्या किया है। एंड वो चीज़ जैसे हुलियन को ज़्यादा पसंद तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो इबो के साथ जैसे कुछ कह नहीं पाई, इसलिए वो जैसे इबो की बस बातें सुनने लगी। आखिरी में इबो ने जब अपनी बातों को ख़त्म करते हुए कहा तो ये है मेरा प्लान। हुलियन ने कहा इबो मैं तुम्हें कह रही हूँ ये चीज़। इबो ने कहा ग्रैंडमा आपने ऑलरेडी मुझे प्रॉमिस दे दिया है, तो आपको अपना प्रॉमिस रखना पड़ेगा एंड यकीन मानिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। हुलियन ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं? तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो एंड मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाली है। इबो ने कहा मैं भी जानता हूँ बहुत मुश्किल होने वाली है एंड लानवांग इबो को मुश्किलों से खेलने में ही मज़ा आता है, तो बस आप इंतज़ार कीजिए। हुलियन ने कहा ठीक है इंतज़ार करती हूँ, और कितने फ़ोन कॉल्स आते हैं मुझे। ये कहते हुए हुलियन जैसे बस हंसने लगी एंड इबो भी जैसे बस मुस्कुरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब लगभग रात हो गई थी एंड इबो अपने कमरे में लौट आया था। हाउशवान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा तुम आ गए? इबो ने कहा हाउशवान ने कहा क्या? इबो ने कहा कुछ चीज़ पता लगाओ। हाउशवान ने कहा पता लगाऊँ क्या? इबो ने कहा मेरे डैड आजकल कहाँ जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। हाउशवान ने कहा तुम्हारे डैड? इबो ने कहा मेरे डैड, ज़रा पता लगाओ आजकल वो कहाँ जा रहे हैं। हाउशवान ने कहा ठीक है मैं पता लगाता हूँ, पर क्यों? ये तो वो इबो की तरफ देख लगा। इबो जैसे बस खिड़की के सहारे खड़ा हो जाता है एंड देन उसने सामने की तरफ देखते हुए कहा क्योंकि अब पाजे खुलने का वक्त आ गया है। ठीक है तो वो जैसे कि वो स्मृत करता है एंड वहीं दूसरी तरफ हाउशवान जैसे बस इबो की तरफ देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब अगला दिन लग गया था एंड जैसे ही अगला दिन लगा था रॉयल फैमिली के अंदर से एक हाहाकार मचा हुआ था। हेनरी ने अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखते हुए कहा मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ग्रैंडमा हुलियन ने कहा और तुम्हारे मानने ना मानने से क्या हो जाएगा? हेनरी ने कहा मैं इस चेयर का ज़्यादा दावेदार हूँ। हुलियन ने कहा अच्छा तुम ज़्यादा दावेदार हो, और तुमने ऐसा क्या काम किया है जो तुम्हें लगता है कि तुम दावेदार हो, सिवाय इस अफेयर के जिसने सिर्फ हमारी नाक कटा रखी है पूरे सोसाइटी के अंदर। जैसे ही हुलियन ने ये बात कही कि हेनरी ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा माँ। हुलियन ने कहा क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? हाँ। हेनरी ने कहा इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इस फैमिली को कितना कुछ दिया है। हुलियन ने जैसे सरकास्टिकली हंसते हुए कहा हाँ दिया है ना, बहुत कुछ दिया है, सिर्फ बदनामी दी है तुमने, और साथ ही साथ अपनी एक ओमेगा वाइफ दी है जिसे तुम कुछ संभाल नहीं सकते, एक अफेयर दिया है जिसके चर्चे हर तरफ हर जगह होते रहते हैं, और 2 बच्चे दिए हैं जिसकी जिम्मेदारी तुमने कभी उठाई नहीं। ये दिया है तुमने इस फैमिली को एंड अब वक्त आ गया है जिम्मेदारी किसी सही इंसान को सौंपने का। वहीं दूसरी तरफ हेनरी ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा और वो सही इंसान कौन है? हाँ आपको लगता है वो सही इंसान कौन है शिचैन? हुलियन ने कहा हाँ उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। हेनरी ने जैसे हंसते हुए कहा और वो क्यों? हाँ वो क्यों? आपको क्यों लगता है कि शिचैन सबसे सही इंसान है? हुलियन ने जैसे बस हेनरी की तरफ देखते हुए कहा क्योंकि उसका तुम्हारे जैसे कोई पास्ट नहीं है। हेनरी ने कहा पास्ट होना उसके पास्ट को बदल नहीं सकता, उसकी हकीकत क्या है अगर ये सब कुछ सबको पता लग गया तो आपको क्या लगता है क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगी? जैसे ही हेनरी ने ये कहा कि हुलियन की आंखें जैसे बड़ी हो गई, उसने हेनरी की तरफ देखते हुए कहा हेनरी। हेनरी ने कहा माँ आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ, मुझे उस कुर्सी पर बैठना है, उस कुर्सी पर बैठने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और अब वो कुर्सी आप किसी और को नहीं दे सकती मेरे रहते हुए, वरना मैं आपकी और आपके उस सो कॉल्ड शिचैन की हकीकत सबके सामने लाकर रख दूंगा। उसके बाद मत कहिएगा कि बदनामी किसकी ज़्यादा हो रही है। ये कहते हुए हेनरी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हुलियन ने चिल्लाते हुए कहा और ये मैंने क्यों किया था? हाँ
उसकी हकीकत सामने लेकर आना तुम्हारी खुद की हकीकत को सामने लेके आने के लिए काफ़ी है। ये मत सोचो कि उसकी हकीकत लाने से सिर्फ बदनामी उसकी, मेरी या फिर हमारे परिवार की होगी। रहोगे तुम भी नहीं किसी काम की। हेनरी, भूलो मत कि तुमने क्या किया है। ये कहते हुए जैसे हेनरी की तरफ देखने लगे, हेनरी से स्मित कर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। एंड देन उसने अपनी सरकास्टिक आवाज़ में कहा, तो हम दोनों ही इस बात को भूल जाते हैं कि हम दोनों ने क्या कुछ किया है, और अब आप मेरी बात मानिए और मुझे चेयर पर बिठा दीजिए। ये कहते हुए जैसे बस अपनी माँ की तरफ देखने लगा एंड हुलियन जैसे बस घूर कर हेनरी की तरफ देखने लगे। एंड वही दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर खड़ा होकर इबो इससे सब कुछ सुन रहा था। एंड इबो ने जैसे अपनी मुट्ठी को पीछा एंड देन स्मिक करते हुए कहा, तो आप कुर्सी पर बैठना चाहते हैं? आई एम सॉरी डैड, मेरे रहते तो नहीं बैठ पाएंगे। ये कहते हुए इबो की आंखें जैसे बिल्कुल पूरी से डार्क हो गई थी एंड वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। एंड वही दूसरी तरफ हाउशा जैसे इबो की तरफ देख रहा था। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, आर यू श्योर तुम ये करना चाहते हो? इबो ने कहा, मैं ये करना चाहता हूँ, तभी तो इस खेल का मज़ा आएगा। ग्रैंडमा ने भी अपने पासे फैला दी है एंड वहीं दूसरी तरफ डैड ने भी पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है। लोग सोच रहे हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, पर नहीं, मैं भी इस खेल को पूरी तरीके से अपना बना कर रहूँगा। और अब बारी है लान वांग इबो की चाल चलने की। ये कहते हुए इबो जैसे बस अपनी उन तीखी निगाहों से सामने की तरफ देखने लगा एंड हाउशान जैसे बस हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ हंस तो कोई और शख्स भी रहा था एंड वो थी लियन, जो सिर्फ अपना हाथ अपने स्टमक पर रखकर खड़ी हुई थी। एंड देन उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, तो तुम हो यहाँ, हाँ मेरे रॉयल बेबी? फाइनली मुझे मेरा हक मिलेगा, मेरा हक। और ये खुशखबरी मेरे अल्फा को भी तो मिलनी चाहिए। अल्फा? ये कहते हुए जैसे कि लियन बस आसमान की तरफ देखने लगे एंड उसकी आंखें जैसे चेंज हो गई थी एंड वही दूसरी तरफ उसका ऑरा भी। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट मैंने आपको कहा ना, मेरे कॉलेज का भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा है, बट डोंट वरी, अब मैं फ्री हो जाऊंगी जल्द से जल्द जैसे ही मेरी ये रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो बस कुछ दिन और। एंड हाँ, मैं फ्रस्ट्रेंट फ्लिक्स कल डेफिनेटली अपडेट करूंगी। बाकी आप आज के चैप्टर के बारे में मुझे बताइएगा कि आपको आज का पार्ट ये कैसा लगा। जो कुछ भी आपको आज के पार्ट के बारे में लगा हो ज़रूर कहना। एंड आपको लगता है इबो जान की ये बात मान जाएगा, वो जान का पीछा छोड़ देगा? एंड जान इबो से क्या कहना चाहता था? क्या जान की स्टोरी आपको कुछ समझ में आ पा रही है? एंड वही दूसरी तरफ इबो किस चाल की बात कर रहा है? एंड दूसरी तरफ से लियन का जो ये प्रेगनेंसी वाला सिलसिला सामने आया है, अगर वो किसके बच्चे से प्रेग्नेंट है? एंड वही दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी खुल रही है एंड वो है रॉयल फैमिली को लेकर होने वाला जो ये काय कलेश है, कहाँ तक जाने वाला है। सबने अपने अपने पास से खोल दिए हैं, पर आखिर सबके पास है क्या? एंड इबो किस बारे में बात कर रहा था? एंड वही दूसरी तरफ हुलियन की क्या शर्त है जो इबो मानने वाला है? देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इस कहानी में खुलने वाली हैं एंड अभी कहानी एकदम से एक नया मोड़ लेने वाली है। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड रहिएगा। एंड हाँ, प्लीज़ उस रिसर्च फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली उसका लिंक दे दूँगी एंड हाँ, कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूँगी। तो एक बार विजिट कर उन सभी सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा। सिर्फ आपके 5 मिनट खर्च होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप प्लीज़ 5 मिनट तो मुझे दे ही सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आज के पार्ट के बारे में डेफिनेटली मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जिसको जैसा लग रहा हो कि जान एंड इबो के बीच में सिर्फ ये पुश एंड पुल ही चलता रहता है, तो आई एम सॉरी, आपको जान एंड इबो का ये पुश एंड पुल देखना पड़ता है। बट इस पुश एंड पुल में भी जैसे एक मज़ा है, बट ये शायद आखिरी पुश एंड पुल होगा, क्योंकि इसके बाद जान एंड इबो की स्टोरी भी जैसे अब डीप होने वाली है, यही कहा जाए, और ज़्यादा टेंगल्ड होने वाली है। तो देखते हैं अगली बार जो फेस ऑफ होगा दोनों के बीच में, वो कहाँ से कहाँ तक लेकर जाता है। तो चलिए फाइनली मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।